हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो है हम हाफ ईयरली का जो पेपर हमने देखा था हिंदी अनिवार्य का क्लास 12 के लिए, तो उसका जो नेक्स्ट पार्ट है ये पहला भाग हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के जो 12 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो हमने किए थे। आज की इस क्लास में हम करेंगे खंड अ जो है, खंड अ में जो अपना एक अपठित गद्यांश और एक अपठित पद्यांश जो पूछा जाएगा, जो 6 नंबर के रहेंगे, 6 नंबर का गद्यांश और 6 नंबर का पद्यांश, टोटल 12 नंबर का रहेगा। अच्छी तरह से समझिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश है और पद्यांश भी इंपॉर्टेंट है। आपकी परीक्षा में हूबहू पूछा जाएगा, सेम टू सेम परीक्षा में आएगा और सेम टू सेम क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर आपने यहां से पढ़ करके जाते हो तो आपको केवल आंसर लिखना है। कई बार तो अगर आपने ढंग से इसे पढ़ लिया, एक या दो बार पढ़ लिया, तो आपको पैसेज भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा सीधा आंसर लिख दोगे। ठीक है, तो अच्छी तरह से पढ़िए, मैं बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। तो मैंने पहले भी बताया था कि आप जब गद्यांश और पद्यांश को जब सॉल्व करते हो तो पहले आपको प्रश्नों को पढ़ लेना है। 6 प्रश्न गद्यांश में रहेंगे, 6 प्रश्न पद्यांश में रहेंगे। प्रश्न पढ़ने के बाद जब आप एक एक लाइन पढ़ते जाओगे तो आपको पहली लाइन से ही आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या आपका टाइम बचेगा, क्योंकि टाइम बचाना बहुत जरूरी होता है एग्जाम में। तो हम पढ़ते हैं, मैं यहाँ पे प्रश्न नहीं पढ़ूंगा क्योंकि हमने आंसर लिखे हुए हैं। तो पहले अपन जो है वो गद्यांश पढ़ते हैं। अब पहला एक प्रश्न आएगा आपका, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक जो है वो लिखना पड़ता है बच्चों। तो शीर्षक लिखने के लिए मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो पहली पंक्ति होती है गद्यांश की, उसी में लगभग शीर्षक मिल जाता है। ठीक है, 90% उसी में मिल जाता है। कई बार अगर रह भी जाता है तो दूसरी तीसरी लाइन में आपको मिल जाएगा। तो देखो, पहला तो हमें ध्यान रखना है कि शीर्षक हमें पहली पंक्ति से मिलेगा, तो पहली पंक्ति को ध्यान से पढ़िएगा। क्या लिखा हुआ है कि यद्यपि संस्कृति की कोई एक परिभाषा संभव नहीं है, क्योंकि संस्कृति भी विकास के विभिन्न रूपों का समन्वयकारी दृष्टिकोण ही है। तो हमें समझ में आया कि बात हो रही है संस्कृति की। तो संस्कृति शब्द तो आया समझ में हमें, लेकिन इससे रिलेटेड और भी कुछ अगर टॉपिक शीर्षक बन सकता है तो वो हमें आगे वाली पंक्तियों में मिलेगा। लेकिन कंफर्म हो गया कि संस्कृति हमारा शीर्षक जो है वो रह सकता है। आगे बढ़ते हैं कि जैसे किसी एक व्यक्ति विशेष को जानने के लिए उसके रूप, रंग, आकार, बोलचाल, विचार, खान पान, आचरण आदि जानना जरूरी होता है, वैसे ही किसी जाति की, किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए उसके विकास की सभी दिशाओं को जानना आवश्यक होता है। अभी भी हमने देखा कि केवल संस्कृति की ही बात हो रही है। किसी मनुष्य समूह अथवा देश की संस्कृति को जानने के लिए उसके साहित्य, कला, दर्शन के साथ उसके प्रत्येक व्यक्ति का साधारण शिष्टाचार भी जानना आवश्यक है। ध्यान रखना, यहां से प्रश्न बनेंगे, छोटे छोटे प्रश्न इन सभी पंक्तियों से बनेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि हमारे देश में अतिथि देवो भव की संस्कृति है। वसुधैव कुटुंबकम तथा विश्व बंधुत्व का भाव हमारी संस्कृति के मूल तत्व हैं। तो देखो, हमारी संस्कृति के मूल तत्व क्या क्या हो गए? अतिथि देवो भव, यानी जो भी अतिथि आता है वो देवता के समान होता है। आगे लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी वसुधा हमारा परिवार है, हमारा कुटुंब है। और विश्व बंधुत्व, यानी समस्त संसार जो है वो भाई भाई है। ये हमारी संस्कृति के मूल तत्व हैं तीनों, ध्यान रखना। आगे लिखा है कि संस्कृतियों का निर्माण किसी भी देश में उपलब्ध उसके भौतिक साधन जैसे कि नदी, वन, पहाड़, मिट्टी, कृषि, जलवायु, पशुपालन एवं पेड़ पौधों की उपलब्धि पर भी निर्भर करता है, क्योंकि संस्कृति का खान पान, आचरण तथा व्यवहार से गहन संबंध होता है। तो बच्चों, हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया। आइए देखते हैं एक एक प्रश्न का उत्तर। तो पहला प्रश्न तो ये है, पहला प्रश्न आपके सामने है कि उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, पहली पंक्ति में हमें मिल गया था संस्कृति, क्योंकि इस पूरे पैराग्राफ में संस्कृति की ही बात हुई है। संस्कृति क्या होती है, संस्कृति में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं, संस्कृति किन चीज़ों से लेकर के बनती है, इसमें तो जो है ये सारी चीज़ें, उसे प्रभावित कौन करता है, ये इसमें लिखी हुई है। तो हमारा उपर्युक्त शीर्षक रहेगा संस्कृति। तो आपको लिखना है उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या लिखना है आपको? संस्कृति। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, देखो दूसरा प्रश्न है कि हमारे देश की संस्कृति के मूल तत्व क्या हैं। तो बच्चों, हमारे देश की संस्कृति के मूल तत्व क्या हैं? मूल तत्व हैं अतिथि देवो भव। अतिथि देवो भव, 3 मूल तत्व हमने पढ़े थे, वसुधैव कुटुंबकम,
वसुधैव कुटुंबकम और हमने पढ़ा था विश्व बंधुत्व। तो ये हमारी संस्कृति के मूल तत्व हैं। आपको प्रश्नों को, गद्यांश को जब पढ़ते हैं तो ध्यान रखना, देखो यहाँ से शुरू करेंगे कि हमारे देश में अतिथि देवो भव की संस्कृति है, वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व का भाव हमारी संस्कृति के मूल तत्व हैं। अगला हमारा देखो प्रश्न है, नेक्स्ट है ये हो गया। उसके बाद में यहाँ देखो कि संस्कृति के विकास के विभिन्न रूपों का संस्कृति विकास के विभिन्न रूपों का दृष्टिकोण है। तो संस्कृति विकास के विभिन्न रूपों का समन्वयकारी दृष्टिकोण है। कैसा दृष्टिकोण है? समन्वयकारी दृष्टिकोण है। देखो यहाँ पे आप जानेंगे कि ये जो है संस्कृति को जानने के लिए हमें, देखो दूसरी पंक्ति में लिखा है कि संस्कृति भी विकास के विभिन्न रूपों का समन्वयकारी दृष्टिकोण है। तो ऐसे एक एक पंक्ति आपको ध्यान से पढ़नी पड़ेगी, अगर जरा भी चूक गए तो आंसर आपको नहीं मिल पाएगा। वैसे अगर ये गद्यांश आ गया और आप लोगों ने अगर ढंग से पढ़ा हुआ है तो पूरे के पूरे क्वेश्चंस में आंसर आपको यहाँ पे याद करके जाइएगा, आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। और याद भी रखना है आपको, इसी प्रकार के प्रश्न बनेंगे। नेक्स्ट बच्चों, अगला जो प्रश्न है वो है कि संस्कृति का निर्माण निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? उस संबंधित देश की जलवायु पर, वहाँ के पशुपालन पर, वहाँ के नदी, वन, पहाड़ आदि पर, यानी वहाँ की भौतिक चीज़ों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो संस्कृति का निर्माण किसी भी देश की भौतिक संपदा जो है वहाँ पर निर्भर करता है, उसकी जलवायु पर निर्भर करता है, वहाँ के लोगों के रहन सहन पर निर्भर करता है। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। बच्चों आगे बढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं ना, जो हमने कल जो क्लास करी थी, उस क्लास की जो ऑब्जेक्टिव टाइप के 12 क्वेश्चंस हमने लिए थे, उसकी पीडीएफ मैंने शेयर कर दी है। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है अपना, उसमें हमने उसे शेयर कर दिया है। और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर मैं अभी आपको नंबर देता हूँ, उस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर देना तो आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पर हमने कल वाली पीडीएफ शेयर कर दी है। आज की जो हम ये जो करेंगे गद्यांश और पद्यांश, इसकी पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा। और पूरा जो पेपर है ना, ये पूरा जो पेपर, ऐसे हमने टोटल 10 पेपर बनाए हैं। ऐसे 10 पेपर जो बनाए हैं, इन 10 पेपर्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप है बच्चों एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, तो वहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा पेपर जो है वो मिलेगा। हिंदी के मॉडल पेपर करके जो हमने एक कोर्स बनाया, हिंदी के मॉडल पेपर है ना, हिंदी मॉडल पेपर करके, तो वहाँ पे टोटल 10 मॉडल पेपर्स आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ वहाँ पे ये जो रिलेटेड जो वीडियोस है वो भी मिलेगा। इस हिंदी के मॉडल पेपर वाले कोर्स में बच्चों हमने जो निबंध लेखन है आपका, 300 शब्दों में एक निबंध लिखना पड़ेगा। तो निबंध लेखन के 50 टॉपिक वहाँ पे हमने डाले हुए हैं। उसमें इंपॉर्टेंट जितने भी निबंध आपके बन सकते हैं, 50 टॉपिक डाले अलग अलग, तो वो आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि निबंध का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है इसमें। इसके अलावा जितने भी आपके फीचर है, आलेख है, विभिन्न जो लेखक और कवि जो हैं, लेखक और कवि का जो परिचय पूछा जाएगा वो पूरे एक 4 नंबर का प्रश्न रहेगा। तो ये सारी चीज़ें, पूरे व्याकरण, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें आपको हमारे हिंदी वाले कोर्स में मिल जाएगी। हिंदी के अलावा हमारे बाकी कोर्सेज भी हैं, इंग्लिश कंपलसरी है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सारे के सारे कोर्सेज आपको वहाँ पर मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे लिखा हुआ है कि संस्कृति का निर्माण निर्भर करता है, ये हमने कर दिया। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न है कि किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए निम्न में से किसको जानना आवश्यक नहीं है? ध्यान रखना, नहीं शब्द आया, कई बार मैंने बताता हूं ना, बच्चे जल्दी में नहीं शब्द भूल जाते हैं और आधा अधूरा पढ़ करके आंसर लिखते हैं और बाद में कहते हैं अरे मेरे को आता था लेकिन गलत हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लिखा देखो कि किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए विज्ञान को जानना आवश्यक नहीं है। उसके अलावा हमें अगर किसी देश की संस्कृति को जानना है तो हमें उस देश की जलवायु, हमें उस देश की परिस्थिति, हमें उस देश की नदी, पहाड़, जो भौतिक स्थिति है वो, वहाँ के लोग, वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ के लोगों की चारित्रिक विशेषता, ये सारी चीज़ें जाननी पड़ेगी। हमें उस देश के विज्ञान को जानने की आवश्यकता नहीं है। और विज्ञान वैसे किसी एक देश का होता नहीं, विज्ञान तो विज्ञान होता है, कॉमन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है बच्चों कि संस्कृति का गहन संबंध बताया गया है। संस्कृति का गहन संबंध किसी भी देश की लोगों के खान पान, वहाँ के लोगों का आचरण, लोगों का व्यवहार आदि से बताया गया है। तो इनसे वहाँ जो है वो उनका रिलेशन जो है वो, संबंध जो है वो जुड़ा हुआ रहता है। तो अभी हमने किया है एक अपठित गद्यांश और अगला हमारा है एक अपठित पद्यांश।
बहुत ही इंपॉर्टेंट पद्यांश है। अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपको अच्छी तरह से आप कर लोगे, नहीं तो कई बार ऐसा होता है चीज़ें समझ में नहीं आती है और आप लोग कर नहीं पाते हो। तो ये जो यहाँ पे हम करेंगे निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये जो अपन पद्यांश जो पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ये पद्यांश जो है ये जो राम की शक्ति पूजा है, निराला की जो कविता है राम की शक्ति पूजा, उसमें से लिया गया है। और उसमें से लिया गया, और उसमें क्या होता है कि भगवान राम जब लंका युद्ध करने जाते हैं तो देखते हैं कि शक्ति जो दुर्गा जो थी वो रावण के पक्ष में थी। तो भगवान राम जी दुर्गा को अपनी ओर लाने के लिए फिर वहाँ पे उसकी पूजा करते हैं शक्ति की। तो वही वर्णन सारा इसमें किया हुआ है। मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, फिर अपन देते हैं फटाफट से प्रश्नों के आंसर, और फिर अपन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो लिखा हुआ है कि यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल राम ने बढ़ाया कर लेने को नीलकमल। भगवान राम जब जो है वो ध्यान में मग्न थे, आराधना कर रहे थे, देवी की शक्ति की आराधना कर रहे थे। भगवान राम जी की आंखें बंद थी, पूरी तरह से ध्यान में मग्न थे, उनके सामने सारी चीज़ें पड़ी थी और भगवान राम को दिख रहा है कि देवी शक्ति जो है वो दुर्गा जो है वो भगवान राम की तरफ आगे बढ़ रही है। और उसी समय भगवान राम दुर्गा को कमल अर्पित करने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, आंखें बंद थी, उनके सामने पहले से रखे हुए थे, क्योंकि भाई जब देवी आएगी तो उन्हें कुछ भेंट तो देनी पड़ेगी। तो जैसे ही हाथ बढ़ाया आगे, वहां पे कमल गायब था, और वो कमल जो है वो गायब किसने कर लिया था? कुछ लगा न हाथ, हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल, देखा वहां रिक्त स्थान, यह जप का पूर्ण समय, आसन छोड़ना असिद्धि, भर गए नयन द्वय, धिक जीवन को जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन राह राम का जो न थका। आगे देखो क्या कहते हैं कि जो न थका, जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह माया वर्ण प्राप्त कर जाए। तो वो मायावरण जो था, मायावी जो था, उसने वो चुरा लिया था। बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन, राम में जगी स्मृति हुए सजग पा भाव प्रमन, यह है उपाय यह कह उठे राम जो मंद्रित घन, कहती थी माता, जब बचपन को याद करते हैं कि जब छोटे थे तो माता उनको कहती थी मुझको सदा राजीव नयन। तो उनको माता हमेशा जब छोटे थे तो क्या कहती थी? राजीव नयन, यानी कमल के समान आंखों वाले, है ना, राजीव नयन। तो भगवान राम जी ने कहा भी है मेरे पास दो नयन, क्योंकि दो कमल तो हैं अभी मेरे पास, भले ही वो गायब होगा लेकिन मेरी आंखें जो नयन हैं वो मेरे कमल हैं, क्योंकि माँ मुझे राजीव नयन कहती थी, यानी कमल के समान आंखों वाला। तो कहती है अभी मैं एक निकाल के देवी को अर्पित कर देता हूं। कहते हैं दो नील कमल है शेष अभी, यह पुनश्चरण पूरा करता हूं देकर मात एक नयन। मैं इस देवी माता को एक मेरा नेत्र अर्पित करके, और मैं अपना ये जो ध्यान का जो शक्ति का जो उपासना का जो यज्ञ जो चल रहा है इसको मैं पूर्ण करता हूं। तो ये जो है बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब चलिए एक एक करके प्रश्न करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है कि राम की माता उन्हें क्या कहती थी? तो बच्चों राम की माता उन्हें राजीव नयन कहती थी। तो राम की माता बचपन में उन्हें राजीव नयन कह करके बुलाती थी। अगला है कि राम की शक्ति पूजा में कमल पुष्प कौन चुरा ले जाता है? तो मायावी जो था, महाशक्ति जो थी, मतलब मायावी महाशक्ति, ध्यान रखना ना, मायावी जो महाशक्ति थी, आप लिखेंगे मायावी महाशक्ति जो है वो उस कमल को चुरा करके लेके चली जाती है। ताकि इसलिए चुराया था ताकि भगवान राम की उपासना अधूरी रह जाए और देवी शक्ति जो है वो रावण की तरफ ही रहे, ताकि युद्ध में रावण की विजय हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। फिर देखो आगे लिखा हुआ है कि राम ने किसको पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की? तो बच्चों राम ने रावण को पराजित करने के लिए शक्ति की उपासना की, क्योंकि वो शक्ति को अपनी ओर लाना चाहते थे। तो रावण को पराजित करने के लिए, पराजित करने के लिए जो है वो राम जी ने उपासना करी थी। अगला प्रश्न है कि दो नील कमल है शेष अभी, राम किन नील कमलों की बात कर रहे हैं? तो अपनी दोनों आंखें जो थी, भगवान राम अपनी आंखों की बात कर रहे हैं, स्वयं के नेत्रों की बात कर रहे हैं। इनमें से एक नेत्र वो देवी को अर्पित करना चाहते थे। जैसे ही भगवान राम ने हाथ बढ़ाया, एक हाथ आंख की तरफ, दूसरा हाथ धनुष निकालने के लिए, उसी समय देवी ने कहा, उन्हें रोक दिया, और देवी ने जो है वो आंख निकालने से उन्हें रोक दिया, और देवी जो वो भगवान राम की तरफ आ गई थी।
अगला प्रश्न है कि नीलकमल शब्द में अलंकार कौन सा है? तो इसमें उपमा अलंकार है, उपमा दी गई है, नीलकमल यानी कमल के समान। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे उपमा अलंकार है। और अंतिम प्रश्न है हमारा 12वां प्रश्न है, क्योंकि 6 प्रश्न गद्यांश में से और 6 प्रश्न पद्यांश में से आएंगे, तो अंतिम 12वां प्रश्न है बच्चों, ये हमारा पहला क्वेश्चन पूरा हुआ है कि नयन शब्द के पर्यायवाची शब्द बताइए। तो नयन जो होता है इसका नेत्र, चक्षु, आंख, दृग, लोचन, ये सारे के सारे हमारे इसके आंख के होते हैं पर्यायवाची। नेत्र, आंख, चक्षु, लोचन, अक्षी, ये सारे नेत्र के पर्यायवाची शब्द हैं। तो बच्चों ये हमने किया है, एक गद्यांश हमने कंप्लीट कर दिया जो कि 6 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा। अति लघुत्रात्मक प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। और इसी तरीके से एक हमने किया है पद्यांश, ये भी 6 नंबर का रहेगा, इसमें से भी अति लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद फिर आपके 6 आएंगे रिक्त स्थान के प्रश्न, और रिक्त स्थान के प्रश्न पूरे के पूरे आपके रहेंगे व्याकरण के भाग में से। उसके बाद हम करेंगे 12 क्वेश्चंस आपके आएंगे बच्चों, 12 प्रश्न आपके आएंगे बहुचयनात्मक, है ना, बहुचयनात्मक, चयनात्मक। तो ये 12 बहुचयनात्मक आएंगे, ये अलग अलग भाग में से रहेंगे। इसमें व्याकरण में से 2 प्रश्न, गद्यांश में से 3, गद्य भाग से 3, पद्य भाग से 3, वितान से, ऐसे अलग अलग सारे के सारे प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। टोटल 12 प्रश्न रहेंगे। फिर सारे इसी तरीके से रहेगा आपका पूरा जो कवि का परिचय है, लेखक का परिचय है, उसके बाद आलेख, उसके बाद किताबों से प्रश्न रहेंगे, फिर आपका एक निबंध लेखन भी रहेगा। तो ये सारी की सारी इस तरीके से हमने पेपर को कंप्लीट तैयार किया। देखिए यहाँ पे मैं आप अपन नेक्स्ट क्लास में इसके जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं उसको करेंगे, और फिर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं, मैंने पीडीएफ डाल दी है, और अभी जो हम वीडियो कर रहे हैं उसकी पीडीएफ में जस्ट थोड़ी देर में डाल दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल में। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ऐप में अगर आप पूरा पेपर देखना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर हमने पहले ही पूरा पेपर अपलोड कर लिया है। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट भाग आपको दिखाता हूँ। खंड ब जो रहेगा वहां पे आपके लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा लघुत्रात्मक प्रश्न रहेंगे। फिर नेक्स्ट खंड शुरू होगा, और जो बड़े प्रश्न है उसमें इस बार विकल्प मिलेगा, आपको ध्यान रखना, बड़े प्रश्नों में विकल्प मिलेगा। फिर एक सप्रसंग व्याख्या रहेगी, एक गद्य भाग से, एक पद्य भाग से। ठीक है, और अंत में फिर आपका रहेगा पत्र और प्रारूप लेखन जो है ये भी हमने अच्छी तरह से तैयार किया, आप देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अवेलेबल करा दूंगा। और फिर रहेगा आपका एक निबंध लेखन। तो इस तरीके से ये हमने हाफ ईयरली की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरीके से हम बोर्ड एग्जाम्स जो आपका रहेगा, मुख्य जो परीक्षा रहेगी बोर्ड एग्जाम्स की, उसकी भी इसी तरीके से हम करेंगे कंप्लीट तैयारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ में बच्चों। और उससे पहले अगर आपको कोई और अगर टॉपिक चाहिए या किसी आपकी कुछ भी क्वेरी तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें और वो लोग भी अपनी पढ़ाई को जो है वो अच्छी कर सकें और अच्छे एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है, और इसके अलावा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा हाफ ईयरली का एक पेपर परीक्षा 2023-24 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।